हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पे 2025 के हिसाब से पराग पारेख को रिव्यू करने वाला हूँ, देखने वाला हूँ कि यहाँ पे साल दर साल इस फंड ने किस तरीके से परफ़ॉर्म किया है और आने वाले ये 2025 में क्या ये परफ़ॉर्म करने लायक है या इसमें इन्वेस्ट करने लायक ये फंड है या नहीं है। आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि काफ़ी एक प्रचलित ये फंड है। तो जानना भी बहुत आवश्यक है। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ का हम फंड लेके आए हैं। डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के विषय में हम बात करने वाले हैं। जो लोग भी रेगुलर प्लान ग्रोथ में इन्वेस्ट करते हैं वो पराग पारेख में या फिर अदर किसी में भी, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हम यहाँ पे दोनों के डिफरेंस को भी समझेंगे कि दोनों में डिफरेंस मेनली क्या होता है और ये भी समझेंगे कि 2025 में क्या परफॉर्मेंस इसकी रह सकती है। कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ये फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर भी शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो फंड मैनेजर होता है उसके पास एक फ्रीडम होती है कि वो कभी भी किसी भी कैटेगरी में अपनी वेटेज को बढ़ा सकता है या किसी भी कैटेगरी से वेटेज को कम कर सकता है। एग्जाम्पल से अगर हम समझते हैं तो यहाँ पे स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों कैप में पैसा लगता है, जिसमें से कभी जो फंड मैनेजर है उसके पास पूरी तरीके से ये स्वतंत्रता होती है कि वो कभी भी लार्ज कैप में अपने वेटेज को बढ़ा सकता है, मतलब 80% तक कर दिया, और कभी भी स्मॉल कैप में अपने वेटेज को बढ़ा सकता है, लार्ज कैप से कम करके स्मॉल कैप में 80% कर दिया, और मिड कैप में कभी बढ़ा सकता है, दोनों में से कम करके। रेशियो तीनों में रहेगा, लेकिन किसी में ज़्यादा, किसी में कम, किसी में सबसे ज़्यादा, इस तरीके से रहेगा। जैसे अगर हम मिड कैप की बात करते हैं, तो मिड कैप में हमारे पास मिड कैप में जो फंड मैनेजर है, उसको एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसको मिड कैप में वेटेज अपना ज़्यादा रखना है और अदर में थोड़ा-थोड़ा कर सकता है वो। वो मिड कैप से वेटेज को कम कर नहीं सकता है। अगर उसने 70% का ले लिया कि हाँ 70% हमको मिड कैप में रखना ही रखना है, तो वो 70% मिड कैप में रखेगा, उससे वो उतना कम नहीं कर सकता है। बाकी बचता हुआ 15% यानी 30% तो वो स्मॉल कैप और लार्ज कैप में डिवाइड कर सकता है। किसी में 20 कर सकता है, तो किसी में 10 कर सकता है या फिर दोनों में 15-15 कर सकता है, किसी में 25 और 5 भी कर सकता है। पूरी तरीके से डिपेंड होता है फंड मैनेजर पे। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या था कि मिड कैप में हमें वेटेज ज़्यादा रखने की। वहीं पे अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात कर लेते हैं, फ्लेक्सी कैप में जो फंड मैनेजर है उसके पास एक स्वतंत्रता है, उसके पास एक फ्रीडम है कि वो कभी भी जब उसको लगता है कि मार्केट थोड़ा रिस्की होने वाली है, तो वो स्मॉल कैप से वेटेज को कम करके स्मॉल कैप से वेटेज को क कम करके लार्ज कैप में डाल देता है। जिससे कि फंड कम रिस्की हो जाता है। जब उसको लगता है कि हाँ, मार्केट एक नॉर्मल ज़ोन में है, यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं है और रिटर्न कमाने के चांस अच्छे हैं, तो वो क्या करता है कि वो लार्ज कैप से वेटेज को कम करके स्मॉल कैप और मिड कैप में बढ़ा देता है। इस तरीके से ये पूरी तरीके से उस फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे हम उसको कोई भी ना रिस्ट्रिक्शन देते हैं, ना सेबी की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन होती है, ना ही जो कि हम इन्वेस्टर हैं, वो वहाँ पे कुछ दखल-अंदाज़ी कर सकते हैं। बट यहाँ पे जो इन्वेस्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मार्केट जब गिरती है, तब वो क्या करते हैं कि वहाँ से पैसा रिडीम करना शुरू कर देते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम किसको होती है? जो फंड मैनेजर है। वो आपको आपने अपना पैसा रिडीम किया, तो वो आपको पैसा तो रिडीम करके आपको पैसा तो वो फंड मैनेजर आपको वापस ही करेगा। आपने 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी इन्वेस्ट किया है। लेकिन वो वापस कहाँ से करेगा? वो वापस तो आपके अकाउंट से करेगा या किसी और के उसमें से थोड़ा बहुत पैसा निकाल के आपको वापस कर देगा, क्योंकि आपने तो अपना पैसा रिडीम कर लिया। लेकिन यहाँ पे उसको उस समय पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि मार्केट गिर रही है और जो फंड मैनेजर है वो जानता है कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है जिससे हमें लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इंटरेस्ट मिल सकता है। वो बहुत भली प्रकार जानता है, लेकिन वो बेचारा बंधा हुआ है, क्योंकि सेबी की सीधे-सीधे यहाँ पे गाइडलाइन है कि जब भी इन्वेस्टर अपना पैसा रिडीम करना चाहे, उसको तुरंत उसका पैसा रिडीम करके मिल जाना चाहिए 2-3 दिन के अंदर। तो यहाँ पे वो आपके पैसों को रोक तो सकता नहीं है, ना ही आपके रिडीम्पशन को कैंसल कर सकता है। आपने रिडीम का यहाँ पे ऑर्डर लगाया, आपका पैसा वहाँ पे रिडीम होके आपको मिल जाएगा। नुकसान फंड मैनेजर तो बेचारा वो जान रहा है कि हाँ, यहाँ पे हम अच्छा रिटर्न दे सकते थे, नुकसान आपका ज़्यादा होगा। फंड मैनेजर का यहाँ पे कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा, उसको सिर्फ़ इतना मालूम है कि हम रिटर्न अच्छा दे सकते थे, तो रिटर्न हम अच्छा नहीं दे पाएँगे और उसकी अपनी फ़ीस उसको पहुँच जाती है। लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा किसका होता है? इन्वेस्टर का, और इन्वेस्टर ये चीज़ नहीं समझते हैं। उनको क्या है कि हाँ, जब मार्केट डाउन में है, जब मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है, वोलेटाइल है, तब वो या तो रिडीम करना शुरू कर देंगे जब उनको मार्केट में निफ्टी है, सेंसेक्स है, ये सब रेड दिखने लगते हैं, तो वो उसको
रिडीम करना शुरू कर देते हैं। ये अधिकतर इन्वेस्टर्स का यहाँ पे ये तरीका रहता है। जो ये जानते हैं, जो मार्केट में पुराने टाइम से टिके हुए हैं, जो ये चीज़ जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में हम अच्छा पैसा बना सकते हैं, वेल्थ असली क्रिएट हमारी लॉन्ग टर्म में ही होती है, वो यहाँ पे पैनिक नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि अगर वो 5,000 की एसआईपी कर रहे हैं और अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ भैया, हम एक अच्छे फंड में एसआईपी कर रहे हैं, एक वैल्यूएबल फंड है ये, तो वो एसआईपी को अपना बढ़ा देते हैं। वो 10,000 की एसआईपी कर देते हैं, 7,000 की एसआईपी कर देते हैं, जिससे उनको लॉन्ग टर्म में अच्छा फ़ायदा, अच्छा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि क्या होता है, जब मार्केट डाउन में होती है तो एनएवी भी डाउन में होती है। मैं मान लेता हूँ कि आपने किसी भी फंड में एनएवी ₹100 से शुरुआत करी। ₹100 से आप हर महीने वहाँ पे एनएवी लेते चले जा रहे हैं, लेते चले जा रहे हैं। जब मार्केट डाउन में जाती है, वही एनएवी ₹80 में आपको मिल रही है। आपने ₹100 से शुरुआत करी थी। आपको जब मार्केट वहाँ पे 12 महीने में किसी 1 महीने, किसी 2 महीने मार्केट थोड़ा-सा तो डाउन जाएगी ही जाएगी। कभी ऐसा नहीं होता कि मार्केट ऑलवेज़ अप रहेगी। मार्केट ऊपर-नीचे करती हुई चलती है। किसी महीने में जब मार्केट डाउन जाएगी, तो वो हो सकता है ₹80, ₹90 में वो एनएवी आएगी। आपने ₹100 से खरीदी थी, आपको ₹80 में मिली, एवरेज होके वो ₹90 बन सकता है। तो एसआईपी में आपको ये फ़ायदा होता है। आप कहीं न कहीं अगर एसआईपी बंद नहीं करते हैं, चाहे मार्केट डाउन में है या फिर अप में है, तो यहाँ पे जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो आपका एक अच्छा एनएवी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। आपको यूनिट एलोकेशन भी उतनी ज़्यादा मिलती हैं, जो कि एवरेज होके अच्छी मिल जाती हैं। और जब आप इसको लॉन्ग टर्म में देखते हैं, तो आपको बिल्कुल फ़ायदा यहाँ पे होता है। ये मैं इस तरीके से इसलिए आपको बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से यहाँ पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रखी है एसआईपी के तौर पे। लमसम में भी अमाउंट है, बट मैं यहाँ पे एसआईपी की चीज़ें आपको समझा रहा हूँ। एसआईपी के तौर पे मैंने यहाँ पे इन्वेस्टिंग जो स्टार्ट की है, जो लॉन्ग लॉन्ग टर्म से चल रही है, उसमें मैंने ये चीज़ को अनुभव किया है कि मैंने किसी एनएवी को ₹60 में खरीदा था, वो आज के टाइम पे ₹85 में है। तो वो ₹60 से आते-आते 85, 70, 75, 80, फिर 60, फिर 50, इस तरीके से एनएवी वो आती रही और हमारे पास आज वो एनएवी हो सकता है कि ₹70 में पड़ी हो और उसका जो मार्केट प्राइस है वो 85 चल रहा है या ₹100 भी चल रहा है, तो वो हम फ़ायदे में हैं। तो इसीलिए एसआईपी को बंद मत करिए, पैनिक मत करिए कभी भी, अगर आप वैल्यूएबल फंड में इन्वेस्टेड हैं। कोई बहुत 2-4 फंड गलत भी हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो फंड भी अच्छे ही रिटर्न देंगे। लेकिन हाँ, कुछ हैं जो कि डीलिस्ट हो जाते हैं, हटा दिए जाते हैं, तो उन फंड्स में आपको नहीं जाना है। आप अपनी खुद की जानकारी रखिए, खुद के अवेयरनेस को रखिए, वीडियो देखिए, चीज़ों को समझिए और इन्वेस्ट करिए। वापस आ जाते हैं परागपारिक फ्लेक्सी कैप फंड के विषय में। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अभी हमने आपको समझा दिया कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है, किस तरीके से वर्क करती है। आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड जो कि आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे है, ये 5 स्टार इस स्कीम को मिल चुके हैं। काफ़ी प्रचलित ये फंड है। 2024 में भी लोग इसमें इन्वेस्ट अच्छा खासा किए हैं, 2023 में भी इसमें इन्वेस्ट अच्छा खासा किए हैं। अब बात आ जाती है 2025 की। क्या अब हमको इन्वेस्ट इसमें करना चाहिए? तो अब वो चीज़ हम समझते हैं। इसकी एनएवी की बात कर लेते हैं, 87.67 की यहाँ पे एनएवी देखने को मिलती है। नेट एसेट वैल्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम बात करें इस फंड के लॉन्चिंग की, तो यहाँ पे ये 2013 मई में ये शुरू हुआ था और बेंचमार्क इसका इसका निफ्टी 500 इसका बेंचमार्क हो जाता है। और अगर हम इसके रिटर्न की बात कर लेते हैं कि अभी तक ये फंड कितना रिटर्न दे चुका है, तो जब से ये लॉन्च हुआ है और अभी तक इसने ऑन एन एवरेज 20.56 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है। फंड साइज़ इसकी अगर हम बात करें तो 84,640 करोड़ के आसपास का फंड साइज़ हो जाता है। लगभग 85 करोड़ के आसपास का, 85,000 करोड़ के आसपास का इसका फंड साइज़ होने जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.63 का है। फंड साइज़ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक बड़ा फंड साइज़ है, मतलब इन्वेस्टर लगातार साल दर साल इसमें इंटरेस्ट अपना बनाए हुए हैं और जिसका एक्सपेंस रेशियो है वो कैटेगरी एवरेज से कम है। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड को मिल जाता है। इसमें अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1,000 से आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। विथड्रॉल भी 1,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम एसआईपी की अगर हम बात करें, तो आप ₹1,000 की एसआईपी इसमें मिनिमम शुरू कर सकते हैं। अब एग्ज़िट लोड की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एग्ज़िट लोड जो है वो 2% का लगता है। अगर आप 365 दिन के अंदर में पैसा रिडीम करते हैं और 365 दिन के बाद अगर पैसा रिडीम करते हैं, 1% का एग्ज़िट लोड आपको देना पड़ेगा। सीएजीआर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो 1 साल में 24.59, 3 साल में 17.18 और 5 साल में 25.84 का सीएजीआर देखने को मिलता है, जो कि कैटेगरी एवरेज को लगातार बीट कर रहा है। रोलिंग रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए सीएजीआर हमको क्या बता रहा है, कितने कंपाउंडिंग से हमारा पैसा ग्रो कर रहा है, जिसमें कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहे हैं।
अब हम रोली रिटर्न की बात करते हैं। जब मार्केट कभी भी डाउन ट्रेंड में होती है तो हमको एक एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे कितना मिल सकता है उसकी बात कर लेते हैं। तो 6 महीने में कैटेगरी एवरेज और ये फंड दोनों नेक टू नेक यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ना कोई ज़्यादा ना कोई कम। 1 साल में फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है और 2 साल में फंड ने आउट परफॉर्म किया है, 3 साल में फंड ने आउट परफॉर्म किया है, 5 साल में फंड ने आउट परफॉर्म किया है डाउन ट्रेंड में भी, जब मार्केट वोलेटाइल होती है। एसआईपी रिटर्न की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे एसआईपी रिटर्न जो है वो 1 साल में 16.94, 3 साल में 29.17 और 5 साल में 33.77 का रिटर्न देखने को मिलता है। डिस्क्रीट रिटर्न ये हमें क्या दिखा रहा है? डिस्क्रीट रिटर्न हमें ये दिखा रहा है कि साल दर साल इस फंड ने कितना परफॉर्म किया है, कब ये डाउन गया है, कब ये अप गया है। सबसे पहले बात हम यहाँ पे 2020 के हिसाब से देख लेते हैं। 2020 का डेटा है यहाँ पे, तो रिटर्न इस साल इसने 33.5 का रिटर्न प्रोवाइड किया है। 2021 में 47% का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है और 2020 में आप ध्यान दिए होंगे कि 2020 और 19 के आसपास में कोरोना पैंडेमिक का टाइम था, वहाँ पे भी इसने पॉजिटिव परफॉर्म किया है। 21 में 47% का यहाँ पे रिटर्न दिया है ओवरऑल 1 साल में और 2022 में ये माइनस में गया है, -6.29 फंड ने माइनस में रिटर्न प्रोवाइड किया है पूरे साल। मतलब 2 साल फंड ने अच्छा परफॉर्म किया है, तीसरे साल इसने थोड़ा क्या मतलब अच्छा खासा माइनस में यहाँ पे परफॉर्म किया है और 23 में फिर से इसने पॉजिटिव में 37.6 का रिटर्न प्रोवाइड किया है और 24 में 24.6 का यहाँ पे रिटर्न प्रोवाइड किया है। 24 में पॉजिटिव रिटर्न रहा है लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न नहीं रहा है, क्योंकि हमने जो शुरुआत से देखा अभी तक डेटा, जिसमें से 1 साल ये फंड डाउन रहा, 2 साल में इसने अच्छा दिया और इसमें 23 में और 24 में, 23 में 37 के आसपास का रिटर्न रहा और 24 में 24.6 के आसपास का रिटर्न देखने को मिलता है। और अब हम बात कर लें कि 25 में, तो 25 में रिटर्न वाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं देखने को मिलती है, लेकिन जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला 2-3 साल में, तो 2 साल अच्छा परफ़ॉर्म किया, तीसरे साल डाउन परफ़ॉर्म किया, फिर 2 साल इसने अच्छा परफ़ॉर्म किया, तो हो सकता है 25 में थोड़ा-सा डाउन हो सकता है, लेकिन रिटर्न वाइज़ ऐसा नहीं है कि ये आपको कहीं पे निराश करेगा, रिटर्न आपको अच्छा देगा। अगर आप लोग इन्वेस्टेड हैं, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमने पहली बात आपको पहले से ही ये चीज़ समझा दी है कि एसआईपी बंद नहीं करनी है, वो करते रहिए। एसेट एलोकेशन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे इक्विटी में 78.31 का अमाउंट इन्वेस्टेड है, डेट में 20.68, अदर्स में 1.01 का यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट है। जिसमें से जायंट कैप या लार्ज कैप कह लें तो 53% और लार्ज कैप में 21.33, मिड कैप में 21.67, स्मॉल कैप में 3.98। ये जो एलोकेशन है ये कभी भी चेंज हो सकती है। ये सारी चीज़ें फंड मैनेजर पे डिपेंड करती हैं। अभी उसने एक हाई अमाउंट लार्ज कैप में डाल रखा है, क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल चल रही है। इसमें अगर हाईएस्ट एक्सपोज़र की बात कर लें तो एचडीएफसी में देखने को मिलता है 8.42 का। टॉप 10 कंपनीज़ में होल्डिंग 54.33 की यहाँ पे बनी हुई है। जिसमें से अगर हम सबसे ज़्यादा एक्सपोज़र देखते हैं तो फाइनेंशियल में इनका 29.25 और सर्विसेज में 11.49, टेक्नोलॉजी में 9.23। सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल में है, फिर सर्विसेज में है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, फिर एनर्जी और सबसे कम यहाँ पे कैपिटल गुड्स में इन्होंने। रिस्क रेशियोज़ की अगर हम बात कर लेते हैं तो रिस्क रेशियोज़ में बीटा 0.71 का देखने को मिलता है, जो कि अपनी कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, मतलब उससे अच्छा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है और शार्प रेशियो भी अच्छा है, साथ ही टेन्योर रेशियो भी अच्छा है। हाँ, जो मंथली रिटर्न की बात कर लेते हैं, मंथली रिटर्न में थोड़ा-सा अंतर है, 19-20 का ज़्यादा अंतर नहीं है, तो मंथली रिटर्न वाइज़ भी बहुत बुरा नहीं है ये फंड। ओवरऑल बहुत बढ़िया है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मैंने आपके साथ ईयर वाइज़ भी इस फंड का डेटा शेयर किया है, जिसमें इस फंड ने 1 साल में कितना-कितना रिटर्न प्रोवाइड किया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अब हम बात कर लेते हैं 2025 में इस फंड का ओवरऑल व्यू क्या है। तो इस फंड के अगर हम ओवरऑल व्यू की बात कर लें, तो मेरी नज़र में ये फंड अभी भी बात काफ़ी अच्छा फंड है। अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर इन्वेस्टेड हैं, तो ना तो एसआईपी बंद करिए और ना ही नई इन्वेस्टमेंट से डरिए। 2025 में एक सेफ फंड के रूप में अच्छे रिटर्न के साथ इससे बेहतर फंड आपके पास कोई नहीं है। आई होप
सारी जानकारी समझ में आई होगी, डिटेल में देने की एक-एक चीज़ मैंने कोशिश करी है। कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो लोगों के साथ शेयर करिएगा, जो कि 2025 में एसआईपी या फिर लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।